दोस्तों मिनी सीरीज़ की इस चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ टॉक के बारे में। सेल्फ टॉक यानी अपने आप से बातें करना, मगर वैसे नहीं जैसे मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, यानी सब कुछ चेतना के स्तर पर हो रहा है। यानी सेल्फ टॉक वो है जिसमें ना तो आप कुछ बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं, मगर आपके मन में कुछ चल रहा है और आपको उसका एहसास नहीं है। यानी ना तो आपके ओंठ हिलते हैं, ना ही कोई आवाज़ सुनाई देती है, और ना ही आपको एहसास होता है कि मैंने खुद से कुछ कहा। बस अवचेतन मन में एक विचार उठा और अपना काम अवचेतन मन के स्तर पर कर कर चला गया। और आपको कुछ पता भी नहीं चला कि क्या हुआ मेरे साथ। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाता है या कोई काम बिगड़ जाता है, तो घंटों बाद आपको एहसास होता है कि पता नहीं क्यों इंटरव्यू में मुझे उस आदमी पर बेहद गुस्सा आया था, और उसके बाद मैं एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाया। इस किस्म का के विचार आपको बाद में आपके मन में आने शुरू होते हैं। उस समय आपको पता ही नहीं चलता कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। तो ये सेल्फ टॉक है, यानी मन में किसी विचार का उदय होना और अवचेतन मन के स्तर पर वो अपना काम करके चला गया। और वो काम क्या करते हैं? आपको डिस्करेज कर देते हैं, आपको निराश बना देते हैं, या आपको बहुत गुस्सा दिला देते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि हकलाने के बाद आप अपने आप को बहुत कोसते हैं, और ये आप उस समय नहीं जान पाते जब आप कोस रहे हैं, जब आप हकला रहे हैं। उस घटना के काफ़ी देर के बाद और कई बार कई दिनों के बाद आपको ऐसा समझ में आना शुरू होता है कि लोग मुझ पे हंसे तो हंसे, लेकिन मैं क्यों अपने आप को कोस रहा था। तो यही सेल्फ टॉक है, और अक्सर ये नकारात्मक ही होता है। यानी अपनी तारीफ़ करना, खुद को शाबाशी देना, ये हम कभी नहीं करते। बस हम कोसते हैं अपने आप को कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा मुझसे कैसे हो गया। और हकलाने में ये एक बड़ी मगर अदृश्य समस्या है, दिखाई नहीं पड़ती, आप इसको छू नहीं सकते हैं, आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है और अदृश्य रूप से हो रहा है। तो याद रखिएगा शीहान का आइसबर्ग, जहाँ पे डॉक्टर शीहान ने समझाया था कि 90% हकलाने की समस्याएं ना तो दिखती हैं ना सुनाई पड़ती हैं, क्योंकि वो पानी के नीचे छिपी हुई हैं, वो हमारे अवचेतन मन में छिपी हुई हैं। और ये जो छिपा हुआ है मन के अंदर, जो 90% है, ये सब क्या है? ये हमारा हकलाना नहीं है, बल्कि हकलाने से जुड़े हुए हमारे विश्वास, हमारे मूल्य, हमारी मान्यताएं, हमारे इमोशंस भी। जब भी हम हकलाते हैं तो हम दुखी से क्यों हो जाते हैं? हमारा चेहरा बुझ जाता है, हमारा जोश कुछ ठंडा हो जाता है। तो ये जो इमोशंस और ये जो विश्वास हैं, जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते, कम से कम उस समय, जिनका हमें उस समय एहसास भी नहीं होता, ये वो चीज़ें हैं जो 90% समस्या को जन्म दे रही हैं। और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है जो पानी के ऊपर है, जिसमें आता है हकलाकर बोलना या ब्लॉक में जाना या पलकों का झपकना वगैरह वगैरह। तो इन सब को, ये जो 90% जो समस्या है हमारी, जो जो ना तो दिखाई पड़ती है ना सुनाई पड़ती है, इन सब के बनने में बहुत बड़ा योगदान सेल्फ टॉक का है, यानी अपने आप से बातें करने का। और जैसे मैं कह रहा था कि आप ये जान के नहीं कर रहे हैं, ये मन के अंदर चल रहा है और आपको इसका एहसास नहीं है। तो इसी प्रक्रिया का नाम सेल्फ टॉक है। मगर आगे बढ़ने से पहले हम एक बुनियादी बात समझ लें कि सेल्फ टॉक पे बात करना आखिर क्यों ज़रूरी है। सेल्फ टॉक से जुड़े 3 मुद्दे हैं, इन सबको साथ समझने की ज़रूरत है। ये 3 मुद्दे हैं: नेगेटिविटी बायस, यानी हमें हर चीज़ में बुराई ही दिखाई पड़ती है, अपनी भी और औरों की भी। दूसरा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो यानी ब्रेन, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब उसमें एक तरह का आपस में कनेक्शन हो जाना, कि जब भी हम किसी समस्या को समस्या कहते हैं तो हमारा दिमाग एक ख़ास ढंग से रिएक्ट करता है। तो ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हमारे हकलाने से जुड़े आइसबर्ग के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इंटरनल प्रोसेसेस, यानी
आइसबर्ग का वो हिस्सा जो पानी के ऊपर है और जो पानी के नीचे, ये आपस में कटे हुए नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो पानी के नीचे वाले हिस्से के असर को ऊपर तक ले जाती हैं, और ऊपर जो कुछ हो रहा है, जो दिख रहा है, सुन रहा है, उसको पानी के नीचे वाले हिस्से में ले जाती हैं। और इसमें काफ़ी बड़ा रोल सेल्फ टॉक का है। तो पहली बात हम समझ लें कि हम सबके अंदर ये नेगेटिविटी बायस क्यों है, कहाँ से है, आया है ये। और इसकी कहानी बड़ी रोचक है। एक दो बार पहले भी हम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत किया है हैंगआउट्स में। वो ये है कि लाखों वर्षों के उद्विकास में, लाखों वर्षों के एवोल्यूशन में हमारे पूर्वजों ने बाकी तमाम जानवरों को, जो उनसे कहीं ज़्यादा दौड़ने भागने में तेज़ थे, शक्तिशाली थे, संख्या में ज़्यादा थे, उनसे अगर वो आगे निकले हैं तो उसकी वजह ये थी कि हमारे पूर्वज हमेशा अन्य जीवों के मुकाबले में, अन्य स्तनपायी जीवों के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा चौकन्ने रहते थे, खतरों के प्रति ज़्यादा सचेत रहते थे, ज़्यादा आगाह रहते थे। और इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि जैसे अगर एक सुंदर सुबह अपनी गुफा के बाहर अगर निकल के बैठे हैं, तो उनका ध्यान उस सुंदरता पे नहीं था जो सूरज उग रहा है, ठंडी हवा बह रही है। उनका ज़्यादा ध्यान इस बात पे फोकस था कि मेरे पास ये जो झाड़ी है, इसमें से कोई सांप निकल के तो नहीं आ रहा मेरी तरफ। यानी वो अपने पूरे पर्यावरण में खतरों को ज़्यादा तलाश रहे थे, सुंदरता को कम, पॉजिटिविटी को कम, नेगेटिविटी को वो ज़्यादा ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको उससे ज़्यादा खतरा था। अब नौबत लाखों साल के बाद, अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये जो स्विच है जो खतरों की तलाश करता है पर्यावरण में, इस स्विच को हम ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। आदर्श रूप में चूँकि ये स्विच हमारे अपने ही दिमाग के अंदर है, तो ये संभव होना चाहिए कि जब हम चाहें इसको ऑन करें, जब हम चाहें इसको ऑफ़ करें। जब हम ट्रैफिक में हैं तो हम इसको ऑन कर लें कि कोई गाड़ी मेरे बहुत करीब तो नहीं आ रही है, और जब हम अपने घर में आके बैठ गए हैं आराम से, तो तब हम इसको ऑफ़ कर पाएँ, मगर हम इसको ऑफ़ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी का नाम है नेगेटिविटी बायस, कि हर इंटरेक्शन में, हर परिस्थिति में, हर घटना में हम अंदर और बाहर दोनों वातावरणों में चुनौतियाँ, कमियाँ, बुराइयाँ ये तलाशते रहते हैं। अंदर के वातावरण में भी, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप सोकर उठे हैं, आपने अच्छी नींद ली, 8 घंटे आप सोकर उठे, थोड़ा सा गर्दन में दर्द है, तो दिन भर आपका ध्यान बार बार इस दर्द पे ही जाता रहेगा। एक बार भी आप ये नहीं कहेंगे अपने आप से, अरे 8 घंटे की मैंने क्या रिफ्रेशिंग स्लीप ली है, क्या बढ़िया सोया मैं, कोई सपना नहीं आया, बहुत आराम से सोया। ये एक बार भी ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा। बार बार दिमाग इस बात पे जाएगा कि मेरे को ये गर्दन में थोड़ा दर्द सा क्यों है। इसका एक बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण और भी है, जो हम आप सब जानते हैं, कि किसी ने अगर प्रेजेंटेशन दिया आधे घंटे का, शायद उसने 3-4 हज़ार शब्द बोले, उसमें से उसको एक शब्द भी याद नहीं रहेगा प्रेजेंटेशन के बाद, उसे सिर्फ वो 2 शब्द याद आएंगे जिससे वो थोड़ा सा अटका था। तो ये नेगेटिविटी बायस जो है, ये हम सब के अंदर है, क्योंकि इसी के आधार पे हम डायनासोर्स और बड़े बड़े जानवरों को पीछे छोड़कर आज इस धरती पे राज कर रहे हैं। मगर अब समय है कि इसका हम कंट्रोल हासिल करें, कि जब चाहें तो स्विच को ऑन करें, जब चाहें तो स्विच को ऑफ करें। मगर अभी हम हकलाने वाले ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से नेगेटिव सेल्फ टॉक जारी रहता है हमारे मन में। दूसरी बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कि एक बार मेरे एक सीनियर ने मुझसे कहा था कि यार तुम हमेशा समस्या के पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम हमेशा समस्या की बात ही क्यों बोल रहे हो बार बार, इसको तुम इशू क्यों नहीं बोलते। और तब मैं काफ़ी जवान था, तो मैंने बोला अरे कुछ भी बोलो यार, समस्या तो समस्या ही रहेगी ना। लेकिन कई साल बीत गए, कई महीने बीत गए, काफ़ी बाद में मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द हमारे पूरी सोच को प्रभावित करते हैं। यानी हमारा अवचेतन मन उन्हीं परिस्थितियों में संभावनाएं तलाशने लगता है, ना कि समस्या, अगर हम उसको इशू बोलें, ना कि समस्या।
इसी तरह से शब्दों और भाषा के बेहतर चयन से हम अपने पूरे सोच को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यानी किसी भी परिस्थिति में जाकर आप क्या करेंगे, इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको आप तय कर सकते हैं अगर आप अपनी भाषा बदलना शुरू करें। और भाषा सिर्फ वही नहीं जो आप मुंह से बोल रहे हैं, भाषा वो भी है जिन शब्दों की मदद से आप सोचते हैं। तो अगर किसी चीज़ को देखकर आप सोचते हैं कि ये पेड़ बहुत बढ़ गया है, इसकी जड़ें ज़रूर मेरे मकान की नींव में आ रही होंगी, कुछ सालों में दीवारों में क्रैक आ जाएगा, ये जो आपने सोचा है ये भी आपकी भाषा है। और सेल्फ टॉक में यही हो रहा है कि चूंकि सेल्फ टॉक अवचेतन मन के स्तर पर हो रहा है, आपको एहसास भी नहीं है और आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी समस्या को बढ़ा रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक हम ये बातचीत कर रहे थे कि सेल्फ टॉक क्यों ज़रूरी है, क्यों इसके बारे में हम बात करें। तो ये जैसे दो बातें मैंने अभी बताई कि हमारे मन में जो नेगेटिविटी बायस है और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के आधार पे जिन शब्दों का हम चयन करते हैं अपने विचारों में भी किसी बात को समझने के लिए या बयान करने के लिए, वो कैसे सेल्फ टॉक को आगे बढ़ाते हैं, उसको और नकारात्मक बनाते हैं। उसी कड़ी में आप तीसरी चीज़ को भी आप समझने का प्रयास करिएगा। ये तीसरी बात है आइसबर्ग की अंदरूनी प्रक्रियाएं। तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि आइसबर्ग पानी के ऊपर और पानी के नीचे ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और इनको जो चीज़ जोड़ रही है वो है सेल्फ टॉक। तो इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए पानी के ऊपर का जो आइसबर्ग है ये वो है जो हम करते हैं कॉन्शियसली। आप हकलाने के बाद आपके मन में एकदम से सेल्फ टॉक शुरू हो गया कि ओह माय गॉड, मैं अभी हकलाया हूँ, अब क्या होगा, सब लोग मेरे खिलाफ सोच रहे होंगे, इंटरव्यू पैनल जो है वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। अब वो मेरे हर शब्द को बहुत गौर से सुन रहा है कि ये तसल्ली करने के लिए ये आदमी और हकलाता है कि नहीं। तो ये सेल्फ टॉक जो है ऊपर के आइसबर्ग से अब नीचे के आइसबर्ग में जा रहा है। आपके मन में अब और नेगेटिविटी पैदा हो रही है और वो नेगेटिविटी जितना ज़्यादा बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा आप टेंस हो रहे हैं, आपकी मांसपेशियां टाइट हो रही हैं और आप उतना ही ज़्यादा जोर लगा के बोलेंगे। और हम सब जानते हैं कि बोलने के लिए जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बोलने के लिए सिर्फ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है ज़ुबान, तालू और फेफड़ों के बीच में, मगर ज़्यादा जोर की आवश्यकता नहीं है। जैसे सुई में धागा डालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ धागे को सुई के छेद के सामने लाना है और धीरे से पुश करना है। इसके उलट अगर आप सुई के ऊपर धागा रख के उसे हथौड़े से पीटें कि धागा उस पार चला जाए, तो आप जानते हैं कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे। और हकलाने में हम ठीक यही कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें जोर नहीं लगाना है वहाँ पे हम जोर लगा रहे हैं और इसी कारण हम और ज़्यादा हकला रहे हैं। तो अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि आइसबर्ग का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे जो चल रहा है उसका असर सेल्फ टॉक के द्वारा नीचे के हिस्से में आता है और नीचे का हिस्सा फिर ऊपर के हिस्से को और प्रभावित करता है, यानी आप और ज़्यादा हकलाते हैं, आप और ज़्यादा पलकें झपकाते हैं या डर के मारे आप पलकें ही बंद कर लेते हैं। तो आइसबर्ग में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं इनको समझने और इनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेल्फ टॉक वाली प्रवृत्ति को पकड़ें, समझें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। जब आप घर से निकलते हैं घूमने के लिए तो आपने देखा होगा कि रास्ते शायद बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ पसंदीदा रास्ते आपके ऐसे हैं जिन पे आप जाना चाहते हैं और अक्सर आप उन्हीं रास्तों से आप टहलने जाते हैं या मार्केटिंग करने जाते हैं। मार्केट शहर में और भी होंगे, रास्ते बहुत सारे होंगे, पर कुछ रास्ते आपके पसंदीदा बन जाते हैं क्योंकि बार बार आप उन्हीं रास्तों पे जा रहे हैं, अब वो आपको आसान लगने लगे हैं। उसी तरह से हमारा सेल्फ टॉक भी कुछ पसंदीदा रास्तों पे जाना पसंद करता है या जाता रहा है पिछले कई सालों से। तो जैसे एक रास्ता है, इसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी चीज़ों के बारे में सोचना समझना की क्षमता। इस क्षमता में जब कुछ विकार पैदा होते हैं तो हम चीज़ों को गलत समझना शुरू करते हैं
हम चीज़ों को वो रूप देते हैं जो वास्तविक उनका रूप है नहीं। तो इस ऐसा एक डिस्टॉर्शन या ऐसा एक विकार है, सोचने का एक विकार, सोचने समझने का विकार, जिसे कहते हैं अंतर्यामी चैनल या माइंड रीडिंग एरर। तो इस अंतर्यामी चैनल में क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू में हैं और एक दो शब्द आपने बोले, थोड़ा सा आप डगमगाए किसी शब्द पे और किसी व्यक्ति के चेहरे को आपने देखा और आपने एकदम से कहा, अब मैं जान गया कि ये इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है और वो मेरे बारे में बहुत बुरा सोच रहा है। वो समझ गया कि मैं हकलाता हूँ और उसके मन में ये धारणा बैठी हुई कि हकलाने वाले किसी काम के नहीं होते। अब वो मुझसे ज़रूर कठिन सवाल पूछेगा और वो मुझको ज़रूर फेल करेगा। तो ये सब आप एक तरह से अंतर्यामी बन गए हैं, क्योंकि उस समय आप वास्तव में आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ये जान पाएँ कि इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है। एक्चुअली उस इंटरव्यू के बारे में आप शायद कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आप पहली बार उससे मिले हैं। आपको कोई आइडिया नहीं कि वो व्यक्ति कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके अपने परिवार में कोई लड़का हकलाता है, नहीं हकलाता है, वो कभी हकलाने वालों से मिला है, नहीं मिला है। आपको शायद ये भी नहीं पता कि क्या पता वो खुद हकलाता हो ये भी हो सकता है, मगर आपको ये बातें पता नहीं है। मगर उस घड़ी आप एकदम अंतर्यामी बन गए कि मुझे पता है ये क्या सोच रहा है, अब देखो ये मुझे ज़रूर फेल करेगा। तो ये है अंतर्यामी चैनल। तो सेल्फ टॉक जब नेगेटिव चल रहा होता है तो कई बार वो इस दिशा में चला जाता है कि मुझे मालूम है लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे मालूम है कि मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे मालूम है कि लोग हकलाने वालों के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए क्या बात करना है इसके बारे में, इसलिए मैं क्यों अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दूँ कि हकलाना क्या है। वो सब जानते हैं, मुझे मालूम है कि वो सब जानते हैं। तो ये एक एरर है, क्योंकि सच्चाई ये है नहीं। आप में से बहुत से लोगों ने जब स्टैमरिंग इंटरव्यू किया है तो लगभग सभी का पहला फीडबैक यही था कि हमें तो नहीं पता था कि लोग हकलाने वाले के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, वो तो अच्छा ही सोचते हैं, हमें नहीं मालूम था। आज हमने इंटरव्यू लिया, लोगों से सवाल पूछे तो लोगों ने बड़े एनकरेजिंग और पॉजिटिव जवाब दिए। तो ये है आपका माइंड रीडिंग एरर। ऐसे कुछ और एरर भी हैं, जैसे एक है कैटास्ट्रोफाइजिंग एरर। कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब ये है कि छोटी सी बात को छोटे से तिल का ताड़ बना लेना, छोटी सी बात का पहाड़ बना लेना। तो आप इंटरव्यू में हैं, आप थोड़ा सा किसी वर्ड पे अटके, आपको बोलना था एटम, आपने बोला एटम, और बस आपका दिमाग जो है वो इमीडिएटली सेल्फ टॉक के द्वारा कैटास्ट्रोफाइजिंग वाले पसंदीदा रास्ते पे चल पड़ा। उस ढलान पे अब चला जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है हर क्षण। यानी आपके मन में विचार आ रहा है, ओ माय गॉड, मैं एटम पे हकलाया था, अब क्या होगा, अब तो सबको पता चल जाएगा कि मैं हकलाता हूँ। और हकलाने वालों की ओपिनियन पहले ही बहुत डाउन होती है लोगों के मन में। अब तो पक्की बात है कि सब चौपट हो गया, अब तो जीना ही बेकार है, अब और क्या बोलना, चलो छोड़ो ये सब इंटरव्यू वगैरह बीच में, और आप बीच में उठ के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपने एक छोटी सी घटना को कैटास्ट्रोफाइज कर दिया। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है बहुत बड़ी मुसीबत। जैसे कोई उल्का पिंड धरती पे गिरे और धरती पे धूल का गुबार उठे, 1 महीने के लिए सूरज छिप जाए और 1 महीने के अंदर सारे प्राणी मर जाएं, ये कैटास्ट्रॉफी है। तो आपके थोड़ा सा हकलाने से एक इंटरव्यू में ज़िंदगी में हज़ारों इंटरव्यू आप देंगे शायद, उसमें से एक इंटरव्यू में आप थोड़ा हकलाए तो ये कैटास्ट्रॉफी है नहीं, मगर आपका जो सेल्फ टॉक का जो पसंदीदा चैनल है वो है कैटास्ट्रॉफी। वो सीधे उस एक घटना को लेकर चल पड़ता है उस फिसलन भरी ढलान पे, और हर क्षण उसकी गति बढ़ती जा रही है। और ऐसा आप में से कई लोगों ने किया होगा, मैंने भी किया था, कि बीच में इंटरव्यू छोड़ के भाग खड़े हुए, क्योंकि ये लगने लगा कि अब फ़ायदा क्या है, अब क्या करना है, क्या फ़ायदा है बोल कर। और तो ये जो सेल्फ टॉक और ये जो चैनल हैं ये बहुत ही आम है। ये ना हकलाने वालों को भी होते हैं और हमें भी होते हैं, ये बहुत आम है ये, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। इसीलिए जिस घड़ी आप माइंड रीडिंग कर रहे हैं उस पल आपको एक पल को भी ये सेल्फ डाउट या ये शक नहीं होता कि चलो एक बार पूछ के देख लें कि वो क्या सोच रहे हैं। आपको ये सेल्फ डाउट होता नहीं, आप इसलिए क्रॉस चेक नहीं करते, आप पूछते नहीं, और आप उसी ढलान पे दौड़ते चले जाते हैं खड्डे की तरफ।
तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर गूगल करके देखें इन शब्दों को, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ये और बहुत किस्म के होते हैं, इनको पढ़िएगा और आप ये पाइएगा कि इनमें बहुत सारे जो हैं वो आपकी अपनी सोच के ऊपर एकदम हूबहू फिट होते हैं। तो अगर एक बार आपको एहसास हो जाए कि जाने अनजाने मेरे मन में ऐसे ख्याल चलते रहते हैं जो कि एक तरह का विकार है, जो कि सच्चाई को बयान नहीं करते, तो तब आप उनको बदलना सीख पाएंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये आप जानबूझकर नहीं सोच रहे हैं और सोचते हुए आपको इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट वॉलंटरी, इट इज़ नॉट वॉल्यूशनल, इट इज़ नॉट कॉन्शियस। यानी आप चाह कर नहीं सोच रहे हैं और जब ये विचार उठ रहे हैं तब आपको इनका एहसास नहीं है। अगर होता तो आप इनको वहीं पर रोकते। तो अब मुश्किल इस बात की है कि जो चीज़ आपके अवेयरनेस में नहीं है, जो आपकी चेतना में नहीं है, जो आप खुद नहीं कर रहे हैं, उसको आप रोकेंगे कैसे? और ये वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ टॉक की, कि कई बार आधी ज़िंदगी बीत जाती है और लोगों को एहसास भी नहीं होता कि उनके दिमाग में क्या विचार चलते रहे हैं हैबिचुअली। तो पहला जो कदम हमें लेना चाहिए वो ये है कि हम और अवेयरनेस पैदा करें, अंदरूनी अवेयरनेस, जिसे कहते हैं अंतर्दृष्टि। आमतौर पे हमारी दृष्टि बाहर की ओर मुड़ी हुई है, हम बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं कि वो एक पेड़ है, वहाँ पे बादल हैं, एक आदमी मेरी ओर आ रहा है। ये जो दृष्टि बाहर की ओर मुड़ी हुई है और जो बाहर की चीज़ों को बड़ी बारीकी से पकड़ती है, समझती है, एनालाइज करती है, उस दृष्टि को अंदर की ओर मोड़ना है कि मेरे मन में इस समय क्या विचार चल रहा है। और ये करने के लिए कुछ ऐसे अभ्यास हैं कि जिनको अगर आप अपनी जीवन शैली में शामिल कर लें नियमित रूप से, तो धीमे धीमे आप ये पाएंगे कि आप ये कर पाएंगे। आपके अंदर एक तरह की अवेयरनेस पैदा हो जाएगी, एक अंतर चेतना पैदा होगी जो आपको वक्त रहते बताएगी कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, अब फ़ौरन ये जगह छोड़ दो, जाओ पार्क में टहल के आओ, उसके बाद अपने दोस्त से बात करना। अगर ये अवेयरनेस नहीं है तो आप गुस्से में भड़क जाएंगे, दोस्त को गाली दे देंगे और उसके बाद सालों तक आपके मन में अफसोस रहेगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। तो सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि अपनी जीवन शैली में 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम थोड़ा सा ध्यान करने की एक आदत डालें। लोग कहते हैं कि सुबह जब रात ख़त्म हो रही है, दिन शुरू हो रहा है, और शाम जब सूरज डूब रहा है, ये 2 वक्त हैं जब नेचर भी शांत हो जाती है, नेचर भी ट्रांजिशन में है, एक बदलाव में है, और आपका मन भी जो समय बहुत ही आसानी से मान जाता है ध्यान करने के लिए। दिन के बीच में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सुबह जैसे आप उठते हैं और शाम को जब आप सोने जा रहे हैं, तब थोड़ा सा अगर आप 20 मिनट का ध्यान करते हैं, और ध्यान किसी भी किस्म का हो सकता है, माइंडफुलनेस, मंत्रा मेडिटेशन, इष्ट के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं अपने। और ये सब कुछ भी ना करें, अगर आप सिर्फ चुपचाप ही बैठ जाएं, सेल फोन ऑफ करके, लाइट्स ऑफ करके, लैपटॉप ऑफ करके, सब कुछ डाउन करके अगर आप चुपचाप बैठ जाएं, तो वो भी बहुत अच्छा ध्यान होगा। चीज़ और भी है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, वो है जर्नल राइटिंग, यानी डायरी में रोज़ लिखना कि आज दिन भर में क्या हुआ। बस ये ध्यान रखिए कि ये प्रक्रिया एक सतही रिकॉर्ड बन के ना रह जाए। ऐसा होना कि आप रोज़ डायरी में ये लिखें कि आज मैं सुबह में 6 बजे उठा, जिम गया, फिर मैंने कॉफ़ी पी, फिर मैं ऑफिस गया, वापस आके मैंने फ़लानी फ़िल्म देखी और फिर मैं सो गया। ये घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि घटनाएं आपको किस ढंग से प्रभावित करती हैं, उनका आपके लिए क्या मतलब है, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। कि जैसे आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज मेरे पूरे दिन भर में सबसे महत्वपूर्ण बातें, 2 बातें क्या थीं? सबसे 2 महत्वपूर्ण बातें, या 2 कॉन्वर्सेशंस, या 2 फ़ोन कॉल, या 2 चीज़ ऐसी क्या थी जो मेरे लिए विशेष मायने रखती हैं। ऐसे ही आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज मेरे दिन भर का हाई पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट क्या था। कब मैं अपने चरित्र के अनुसार बेहतरीन काम कर रहा था, और कब मैं अपने नेचर के अगेंस्ट ठीक उलट काम कर रहा था। कब मैं दुखी था, डिप्रेस था, या किसी पे बिना बात के मैं झल्ला पड़ा। और वो घड़ी कब थी जब मैं आई वॉज एट माई बेस्ट। आप जिस बात के लिए जाने जाते हैं उसका बेहतरीन नमूना पेश कर रहे थे पूरे दिन भर में।
तो इस ढंग से आप अपने आप से पूछिए कि आज जो दिन भर में घटनाएं हुई, इन्होंने मुझे किस रूप में छुआ मेरे मन को, यानी किस किस्म की भावनाएं पैदा करी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि आज पूरे दिन भर का लबो लुबाब एक इमोशनल वर्ड में क्या होगा। इसको मैं इंस्पायरिंग डे बोलूँगा, इसको मैं आशा से भरा दिन बोलूँगा, या मैं इसको इरिटेटिंग डे बोलूँगा, या मैं इसको बोलूँगा डिस्करेजिंग डे है, या या एक बहुत खुशनुमा दिन था ये। तो इस ढंग से आप भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों की मदद से अपने दिन को बयान करें डायरी में। और बहुत ज़्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आप मोटा मोटा 2-3 पैराग्राफ में ये बयान कर दें कि आज का दिन आपको कैसे छू रहा है, कैसे उसने आपको छुआ, कैसे उसने आपकी भावनाओं को उद्वेलित किया, तो ये बहुत होगा। इससे क्या होगा कि आपका अंदर की चीज़ों को समझने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। नॉर्मली हम लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं क्योंकि हमें बाहर की दुनिया से डील करना है, बाहर की दुनिया में हमें सारे काम हमें बाहर की दुनिया में ही करने हैं, इसलिए हमें मन के अंदर झांकने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, हमारे पास टाइम भी नहीं होता उसके लिए। लेकिन जर्नल राइटिंग और रेगुलर मेडिटेशन से आपका ध्यान अंदर की ओर मुड़ना शुरू होता है, आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि पैदा होने लगती है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने स्मार्टफोन में आप कुछ अलार्म लगा लें, बेतरतीब, रैंडम, कोई फिक्स टाइम पे नहीं, बल्कि आप किसी भी टाइम पे आप 4-5 आप अलार्म लगा लें। और जब भी वो अलार्म बजे तो आप सेल फ़ोन में ऑडियो के द्वारा रिकॉर्ड करें या टेक्स्ट के द्वारा लिखें 3-4 लाइनें कि उस समय आप क्या सोच रहे थे। तो मुमकिन है कि आप बैठ के टीवी देख रहे थे और एक समय अलार्म बजा, तो आप अलार्म में लिखेंगे कि अभी मैं क्या सोच रहा था। तो मुमकिन है कि आपका दिमाग आपको एक सतही सुपरफिशियल जवाब दे कि अभी तुम क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे। तुम मूवी देख रहे थे, लिख दो मूवी देख रहा था, या मूवी का सीन एंजॉय कर रहा था, या मूवी में ये सीन मुझे अच्छा लगा। नहीं, बल्कि और गहरे घुसिए उसमें आप। मुमकिन आपका दिमाग तब बोले कि इस सीन को देखकर तुम्हें अपने बचपन के उस दोस्त की याद आई थी, तो तुम उस दोस्त के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारी आंखें मूवी देख रही थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग बचपन की उस घटना के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उस घटना और इस मूवी में कुछ कनेक्शन है। तो इस ढंग से आपको अपने आप से पूछना है कि उस समय मैं क्या सोच रहा था। वो आपको 2-3 लाइनों में सेल फोन में आप या तो टाइप कर सकते हैं एज ए टेक्स्ट, या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जब आप दिन भर में आप 4-5-6 बार करेंगे रैंडमली, किसी दिन सुबह 8 बजे, किसी दिन सुबह 10 बजे, किसी दिन दिन में 3 बजे, किसी दिन शाम को 8 बजे, ऐसे करने से क्या होगा कि आप अपने मन को जांचना परखना सीख लेंगे, सीखना शुरू कर देंगे। और फिर 3-4 सप्ताह के बाद आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको और करने की आवश्यकता है, या इसको बंद करके आप जर्नल राइटिंग से आप यही काम कर पा रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ महीने और। इसी तरह से तीसरी बात है कि हम हमेशा अपने आप को बिज़ी रखते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि जो लोग खाली बैठे हैं वो देश के दुश्मन हैं। हमेशा कुछ कुछ करना चाहिए। आलसी लोग बैठे रहते हैं और इसलिए वो कुछ हासिल नहीं करते जीवन में। इस सोच के चलते हमने एक हमेशा बिज़ी रहने को एक बीमारी सी बना ली है कि कभी अगर चुपचाप खाली बैठने का मौका मिलता भी तो भी हम फ़ौरन सेल फ़ोन निकाल लेते हैं, ओल्ड एड्रेस हम डिलीट करना शुरू कर देते हैं, कुछ सेव करना शुरू कर देते हैं, ऐसी चीज़ें करना शुरू करते हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। बस आप वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको खाली बैठना आपको नागवार गुजरता है। जबकि सच्ची बात यह है कि खाली घड़ियों में आप यही महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं जिसको अभी हम कह रहे थे, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर की दुनिया को जांचना, परखना, टटोलना, मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये समझने का प्रयास करना। तो ये इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक अपना नियम बना लें, अनुशासन बना लें कि मैं रोज़ या हफ्ते में 3 दिन या संडे को लंच के बाद डाउन टाइम रखूँगा। डाउन टाइम का मतलब कि आप लैपटॉप ऑफ, सेल फोन ऑफ, टेलीविज़न ऑफ, सब कुछ ऑफ, और आप 1 घंटा 2 घंटा चुपचाप आप बैठते हैं नेचर में या अपने कमरे पे आंखें बंद करके, और आप
अपने आप से बातें करते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं, बल्कि बल्कि ए फ्रेंडली डायलॉग, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बातें कर रहा है, उस ढंग से आप अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ क्या मैं यही सचमुच चाहता हूँ अपने जीवन से? अगर नहीं तो मेरा जीवन बदल क्यों नहीं रहा है? अपनी आदतों के बारे में सोचिए, आप किन चीज़ों में ज़्यादा समय बिता रहे हैं उनके बारे में सोचिए। थोड़ा बैठ के सोचिए कि पिछले 7 दिनों में मैंने ज़्यादा समय किन चीज़ों में बिताया है। क्या वही चीज़ें मेरी वास्तविक प्राथमिकता हैं? तो इस किस्म का चिंतन मनन जो है वो आपको एक क्षमता देगा कि आप अपने विचारों को जांचना परखना सीखें। और एक और चीज़ है जो जिससे आपको बड़ी मदद मिलेगी, वो है करीबी ट्रस्टवर्दी दोस्तों से, लोगों से फीडबैक मांगना। और जब आप फीडबैक मांगे तो उनको ये कह भी दें कि भाई झूठ मूठ में तुम मेरी तारीफ़ मत करना, मेरा दिल तोड़ने के बजाय इस डर से नहीं कि मैं कुछ सच फीडबैक दूंगा तो सचिन को बहुत बुरा लगेगा बेचारे को, बल्कि सचमुच में मुझे बताओ कि किन एरियाज़ में मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरे अंदर अभी भी कमियाँ हैं, शार्प कॉर्नर्स हैं जिनको मुझे राउंड करने की ज़रूरत है। तो ये लोग आपको बता सकते हैं कि जाने अनजाने आप कैसे लोगों को स्ट्राइक करते हैं। आपका इरादा नहीं होता, पर कभी कभी आप कुछ कह जाते हैं और आपको तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि आपने कुछ ऐसा कहा जिससे किसी का दिल टूट गया या किसी को बुरा लगा, या आपने कुछ ऐसा किया जिसको लोगों ने मिसरीड किया। आपको एहसास नहीं है, आपको महीनों बाद भी एहसास नहीं है, मगर ऐसे फीडबैक में आपको पता चलेगा कि व्हेन एंड व्हाई यू आर मिसअंडरस्टूड। यानी वो एक ऐसा इलाका है आपके जीवन का जो आपके ब्लाइंड स्पॉट में आता है, यानी वहाँ पे आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं और इसलिए वो चीज़ें हो रही हैं और इसलिए कुछ लोगों को बुरा लग रहा है या कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों से ईमानदारी से फीडबैक मांगना। और ख्याल रखिएगा कि हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से फीडबैक देते हैं पहली बार पूछने पे। बहुत से लोगों का ऐसा नियम है, वो कहते हैं कि जब तक कोई मुझसे 3 बार फॉर्मली फीडबैक ना मांगे मैं मुंह नहीं खोलता। तो ऐसे दोस्त आपके भी होंगे, तो आप उनको यकीन दिलाइए कि आप सचमुच में फीडबैक मांग रहे हैं, दैट यू रियली मीन बिजनेस। आप उनसे फीडबैक चाहते हैं, न केवल तारीफ, न कि तारीफ, आप उनसे फीडबैक मांग रहे हैं। तो ये आप जब करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा कि जाने अनजाने आपके वो विचार क्या हैं जो औरों के साथ जेल नहीं करते या जो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं औरों के लिए, और आपको एहसास भी नहीं है। इसके बाद जब आप एक हद तक जब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कुछ कुछ कि मेरे मन में क्या चलता रहता है 2400 घंटे, जिसका मुझे एहसास भी नहीं है, जब ये आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग जाए तब आप पॉजिटिव एफर्मेशन शुरू कर सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन का मतलब वही है कि सकारात्मक सेल्फ टॉक। आप वो बातें जो अपने दोस्त को बोलेंगे, अगर आपका दोस्त इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो जो बातें आप अपने दोस्त को बोलेंगे वही बातें आप अपने आप से कहते हैं, वही सेल्फ टॉक है। यानी अगर मेरा दोस्त किसी इंटरव्यू में फेल हो गया तो मैं ये नहीं बोलूँगा अबे अब क्या होगा तेरा, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा तो क्या हो गया, अभी हज़ारों इंटरव्यू पड़े हैं, तुमने कम से कम एक इंटरव्यू का अनुभव हासिल किया, तुमने कुछ सीख लिया कि हाँ इंटरव्यू पैनल कैसा होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट एज ए ट्रेनिंग। तुमने सीखा, अगली बार और अच्छा करना। यही बात जब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ तो ये सेल्फ टॉक है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। तो ये मोटी मोटी बातें आज हमने जो कवर करी हैं वो यही हैं कि नेगेटिविटी बायस क्या है, सेल्फ टॉक क्या है, हमारे आइसबर्ग में जो अंदरूनी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से को प्रभावित करता है और नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से को प्रभावित करता है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं, ये एक तरह के ये 4 टांगे हैं जिनके ऊपर हमारा हमारे हकलाने की मानसिकता खड़ी है, और इसलिए इन चारों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। मगर आप शुरुआत कर सकते हैं सेल्फ टॉक से, और उसी से जुड़ा हुआ जो चीज़ है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उससे आप शुरू कर सकते हैं कि आप समस्याओं को भी, जो आपको समस्याएं लग रही हैं
उनके लिए भी नए शब्द ईजाद करें, उनके लिए भी नए शब्दों का इस्तेमाल करें, भिन्न शब्दों का इस्तेमाल करें। अपने आप से पूछें कि जब मैं इसको ऐसा कहता हूँ तो सुनने में कैसा लगता है। जब मैं अपने दोस्त को एक लायबिलिटी बताता हूँ तो सुनने में कैसा लगता है। सो इस ढंग से आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। और बहुत से लोग आए हैं, तीसा में ऐसे बहुत से लोग हैं, तीसा के बाहर भी ऐसे बहुत से लोग हैं, एंड डेफिनेटली आप भी ये काम कर सकते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कराते रहिए और याद रखिए हकलाओ मगर प्यार से। हकलाओ मगर प्यार से एक बड़ा अच्छा उदाहरण है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का।